आज हम इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के बारे में जो बातें पिछली बार रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम वो बातें जान लेते हैं जो हमने पिछली बार सीखी थी। नंबर 1, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट की सेटिंग 20 से 40 के बीच रखें। जितना मिनिमम पे आप काम कर सकें उतना बेहतर है। नंबर 2, पेशेंट प्लेट को हमेशा सर्जिकल एरिया के जितना पास हो सके उतना पास रखें। पॉसिबल हो सके तो सेम साइड रखें। पॉइंट नंबर 3, पेशेंट प्लेट हमेशा वेल वेस्कुलराइज्ड और मस्कुलर रीजन में लगाएं। फैटी बॉनी प्रोमिनेंस के एरियाज पे पेशेंट प्लेट नहीं लगानी है। पेशेंट ओटी में एंटर हो उससे पहले सारे मेटल के ऑर्नामेंट्स उसके उतार लें। पॉइंट नंबर 4, करंट हमेशा शॉर्ट बर्स्ट में दें, कंटिन्यूअस मोड में नहीं दें। टिश्यू को कुक करते समय सेंसिटिव रहें। ओवर कुक करने की हैबिट से बचें या उसको चेंज करें। विजुअल परसेप्शन ऑफ टिश्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। जितने भी इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इंसुलेशन टाइम टू टाइम चेक करें, वो भी इंजरी का कारण हो सकते हैं। लास्ट, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर आर बेटर देन रूटीन इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स because they produce similar effect with the uses of less amount of current. अब आगे की बात, ये सिंपल इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट है जो कि रूटीन लगभग हर ओटी में उपलब्ध होती है। ये सिंपल वेसल सीलिंग यूनिट्स हैं। ये आरएफ इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट है जिसमें कि बाइपोलर, कटिंग और बहुत सारे मोड्स हैं जो कि सर्जरी को सेफ बनाते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे वेव फॉर्म्स की। मतलब इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स में हमने कुछ मोड्स देखते हैं जैसे प्योर कट, कोगुलेशन और ब्लेंड। इनमें क्या डिफरेंस होता है और सेफ कौन सा होता है? प्योर कट मोड हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है और लेस वॉट यूज करता है। मींस करंट उसमें बॉडी में कम फ्लो होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब लेस डैमेज होगा मार्जिनल सेल्स को। कोगुलेशन मोड लो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, हाई करंट यूज करता है, इंक्रीज वॉट यूज करता है। इट मींस सेल में फ्रेगमेंटेशन कम होगा। डैमेज टू मार्जिनल सेल्स कोगुलेशन मोड में ज्यादा होगा। इस मोड में वॉट या करंट ज्यादा यूज हो रहा है, उस मोड में इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसमें करंट का अमाउंट ज्यादा यूज हो रहा है। इसीलिए कोगुलेशन मोड में मार्जिनल सेल के डैमेज होने से टिश्यू नेक्रोसिस ज्यादा होगा। टिश्यू नेक्रोसिस ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, इडिमा ज्यादा होगा, सीरोमा ज्यादा बनेगा। वहीं कटिंग मोड में इन सब की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि वो कम वॉट यूज करता है और उसमें मार्जिनल डैमेज सेल्स में कम होता है। इसलिए यदि हम डिसेक्शन कर रहे हैं, स्मॉलर वेसल्स हैं, ऊजर हैं और हम कट मोड पे यदि वो सर्जरी कंप्लीट करते हैं तो दैट इज मच सेफर इन कंपैरिजन टू कोगुलेशन मोड। कोगुलेशन मोड मॉडरेट साइज की ब्लड वेसल्स या लार्ज साइज की ब्लड वेसल्स के लिए यूज करना चाहिए। अदरवाइज सिंपल डिसेक्शन
कि प्रैक्टिस आपके कट मोड में हो तो वो बेटर है। इसी के साथ एक मोड और होता है जिसको ब्लेंड मोड कहते हैं। ब्लेंड मोड का यूज वहां हो सकता है जहां हमें हीमोस्टेसिस भी चाहिए और साथ में कटिंग इफेक्ट भी चाहिए। जैसे फाइब्रॉइड रिमूवल के समय हमें दोनों इफेक्ट चाहिए। कुछ टर्म्स और जानेंगे, जैसे फल्ग्रेशन, स्प्रे, डेसिकेशन। फल्ग्रेशन एंड स्प्रे मीन्स है जब हमने इलेक्ट्रोड जो है वो ऑर्गन के टच नहीं किया। फल्ग्रेशन और स्प्रे ऑर्गन से थोड़ा डिस्टेंस से किया जाता है, उसमें करंट ऊपर से स्प्रे होता है। उस समय इलेक्ट्रोड को ऑर्गन से कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। लगभग 0.5 mm का डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। दोनों मोड तभी वर्क करेंगे। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में या गॉलब्लैडर रिमूवल के समय रॉ सरफेस ऑफ लीवर से ब्लीडिंग है, गॉलब्लैडर बेड से, वहां हम स्प्रे मोड यूज कर सकते हैं, फल्ग्रेशन यूज कर सकते हैं। इन दोनों मोड में इलेक्ट्रोड ऑर्गन के टच नहीं होता है। वहीं डेसिकेशन मीन्स अ फर्म कॉन्टैक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड टिश्यू। कोगुलेशन मोड तो हम सबको मालूम है कि वेसल सील करने के लिए जहां मोटी वेसल्स हैं वहां हमें यूज करना ही है। लेकिन प्योर कट कहां और कहां यूज हो सकता है? प्योर कट वहां यूज हो सकता है जहां हमें मार्जिनल सेल्स को हेल्दी रखना है, जैसे यूरेट्रोलिथोटॉमी, पाइलोप्लास्टी में या कॉल्पोटॉमी में भी प्योर मोड यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो जानने ज़रूरी हैं वो हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। जितना शार्प इलेक्ट्रोड होगा, जितना शार्प इंस्ट्रूमेंट का एज होगा, उतना ही हेल्प होगी टिश्यू फ्रेगमेंटेशन में। जितना मोटा या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होगा वो कोगुलेशन करेगा, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट होने पर करंट एक बहुत छोटे से सेलुलर एरिया में, बहुत छोटे से टिश्यू एरिया में बम्बार्ड होगा, जिससे वो टिश्यू फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेच का भी रोल है। स्ट्रेच फ्रेगमेंटेशन को हेल्प करता है, इसीलिए कोई टिश्यू का हम कट कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेच देना चाहिए। कोगुलेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेच रिलीज करना चाहिए। टर्म और आती है आरएफ कॉटरी, प्लाज्मा जनरेटर्स, उसके अलावा आर्गन बीम जनरेटर्स। आर्गन जनरेटर्स में आर्गन गैस यूज होती है जो कि एक हैवी आयनिक गैस है। हैवी होने के कारण ये करंट अपने साथ फ्लो करती है। इसमें इलेक्ट्रोड को या इंस्ट्रूमेंट को ऑर्गन से टच करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गैस के साथ करंट फ्लो होता है। ये हम यूज करते हैं लीवर सर्जरी में, किडनी सर्जरी में, ये हेपेटोबिलियरी इंस्टीट्यूट्स में ये आर्गन बीम जनरेटर्स होते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे सेव किया जाता है, जैसे कपलिंग, कैपेसिटेंस कपलिंग, रिमोट इंजरी, ये क्या है और इससे कैसे अपने आप को सेव किया जाए।